हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक में से आज हम करेंगे परिशिष्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे 13 पॉइंट कैबिनेट सचिवालय उत्पत्ति। भारत सरकार द्वारा पोर्टफोलियो या संविभाग प्रणाली के अंगीकरण से पहले सभी सरकारी कार्य गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा किए जाते थे और यह परिषद एक संयुक्त परामर्शदायी बोर्ड के रूप में कार्य करती थी। जैसे जैसे सरकार के कार्य की मात्रा और जटिलता बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न विभागों के कार्य को परिषद के सदस्यों के बीच बांट दिया गया। केवल अति महत्वपूर्ण मामलों को गवर्नर जनरल अथवा परिषद द्वारा सामूहिक रूप से निपटाया जाता था। ये प्रक्रिया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वैधीकृत की गई और इसी के साथ गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का प्रारंभ और संविभाग प्रणाली की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। कार्यकारी परिषद के सचिवालय का प्रमुख वायसराय का निजी सचिव होता था, किंतु वह परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता था। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान पहली बार निजी सचिव के इन बैठकों में भाग लेने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद ये प्रथा जारी रही और 1935 में वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव का अतिरिक्त पदनाम दिया गया। 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के बाद इस पद के नाम में एक बदलाव आया, किंतु इसके कार्य अपरिवर्तित रहे। अब कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय कहा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में भी एक प्रकार का बदलाव किया गया। अब यह मंत्रियों के पत्रों के आदान प्रदान जैसे निष्क्रिय कार्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका विकास मंत्रियों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एक संगठन के रूप में हो गया था। विकास क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में कैबिनेट की एक आर्थिक समिति का गठन किया गया। कब किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में कैबिनेट की एक आर्थिक समिति का गठन किया गया, जिसका सचिवालय वित्त मंत्रालय में था। 1950 में इस कैबिनेट सचिवालय को हस्तांतरित कर दिया गया और इसे आर्थिक प्रकोष्ठ के रूप में जाना जाने लगा। अंत में इसका विलय 1955 में सचिवालय के साथ कर दिया गया। 1954 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन संगठन एवं पद्धति प्रभाग की स्थापना की गई, जिसे बाद में 1964 के दौरान गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। 1947 में कैबिनेट की रक्षा समिति का गठन कैबिनेट सचिवालय के अधीन किया गया और जिसके अधिकारी रक्षा सेवा के लिए किए गए थे। इस प्रकोष्ठ को 1991 के दौरान रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। सांख्यिकी विभाग की रचना 1961 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन की गई थी और इसे 1973 में नियोजन मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। 1962 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक समायोजन विभाग की स्थापना की गई और इसके बाद में आर्थिक रक्षा समायोजन मंत्रालय को सौंप दिया गया तथा वर्तमान में यह विभाग अस्तित्व में नहीं है। अभिसूचना प्रकोष्ठ की स्थापना 1962 में संयुक्त अभिसूचना समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। जनवरी 1966 से जून 1966 के दौरान अल्प समय के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत लाया गया था, किंतु बाद में इसे वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में 1985 में के दौरान इसे उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत लाया गया। 1970 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग और कार्मिक विभाग की रचना की गई। जुलाई 1970 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कैबिनेट मामलों के विभाग के अधीन
राजस्व अभिसूचना महानिदेशालय और क्रियान्वयन निर्देशालय की स्थापना की गई। बाद में इस निर्देशालय को अगस्त 1970 में कार्मिक विभाग को अंतरित कर दिया गया। 1971 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग एक स्वतंत्र विभाग बन गया। इसी वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भी एक पृथक विभाग बना दिया गया। 1977 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कैबिनेट सचिवालय से गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान में यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का एक हिस्सा है, जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के रूप में विभाजित है। कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत 1981 में महासागरीय विकास विभाग की स्थापना की गई, जो कि 1982 में स्वतंत्र विभाग बन गया। लोक शिकायत निर्देशालय की स्थापना कैबिनेट सचिवालय के अधीन 1988 में की गई थी। यह निर्देशालय लोक शिकायतों का निपटारा करता है। रासायनिक हथियार संधि में प्रतिपादित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 1997 में कैबिनेट सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा रासायनिक हथियार संधि के राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया। यह कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष का अधिकारी होता है और इसका विभिन्न कार्यों में सहायता के लिए एक उपयुक्त तकनीकी सचिवालय का समर्थन प्राप्त होता है। एक उच्च स्तरीय कार्यचालन समिति इस राष्ट्रीय प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर निगरानी रखती है। इस समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है तथा इसके सदस्यों में रासायनिक एवं पेट्रो रासायनिक सचिव, विदेश सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव, रक्षा सचिव और राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष शामिल होता है। कार्य क्या है इसके? कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन होता है। इस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सेवा बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है। भारत सरकार कार्य विभाजन नियम 1961 में कैबिनेट सचिवालय को नियमों की पहली अनुसूची में स्थान दिया गया। इस सचिवालय को आवंटित विषय निम्नलिखित है। कौन कौन से विषय हैं? फर्स्ट है कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवालय सहायता। सेकंड है कार्य का नियम। फर्स्ट है कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार कार्य विनिमय नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। ये इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करके सरकार के मंत्रालयों विभागों में कार्यों के सहज आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय को सुनिश्चित करके मंत्रालय विभागों के बीच मतभेदों को समाप्त करके तथा सचिवालयों की स्थायी तथा समितियों के उप संस्करण के माध्यम से आम सहमति का विकास करके सरकार में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यतंत्र के माध्यम से नई नीतिगत पहलों को भी प्रोत्साहन किया जाता है। कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सभी मंत्रालयों विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में मासिक सार संक्षेप के माध्यम से सूचित रखा जाए। देश में प्रमुख संकटपूर्ण स्थिति के प्रबंधन तथा इस प्रकार की स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है। कैबिनेट समितियों को समर्थन। कैबिनेट सचिवालय द्वारा कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवालय सहायता में शामिल है। फर्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री के आदेशों पर कैबिनेट की बैठकों का आयोजन। सेकंड है एजेंडा का निर्माण और प्रसार। थर्ड है एजेंडा से जुड़े मामलों में प्रपत्रों का प्रसार। फोर्थ है किए गए विचार विमर्श और निर्णय का एक रिकॉर्ड तैयार करना। फिफ्थ है प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस रिकॉर्ड का संचरण। सिक्स्थ कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर निगरानी।
कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट बैठकों के दस्तावेजों का संरक्षण होता है। अंतर मंत्रालय समन्वय का संवर्धन। अंतर मंत्रालय मामलों में निम्नलिखित में से समन्वय जरूरी होता है। फर्स्ट है कठिनाइयों को हटाने, सेकंड है मतभेद को समाप्त करने, थर्ड है विलंबन को टालने, फोर्थ है प्रशासनिक कार्यवाही में समन्वय करने, फिफ्थ है नीतियों के समन्वय हेतु। जहां प्रत्येक मंत्रालय सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वयं कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होता है, वहीं अंतर मंत्रालय सहयोग की आवश्यकता भी होती है और इसके लिए कैबिनेट सचिवालय की सहायता प्राप्त की जाती है। अंतर मंत्रालय समस्याओं को सचिवों की समितियों यानी कि COS की बैठकों में निपटाया जाता है। इन कमेटियों का गठन विशिष्ट मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है और विभिन्न सचिवों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन बैठकों की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। यह समितियां गतिरोध को तोड़ने और अंतर मंत्रालय कार्यवाही को परस्पर समर्थन सुनिश्चित करने में सफल रही है। सचिवों की समितियों का विचार विमर्श एक दस्तावेज के आधार पर होता है जिसे संबंधित प्रमुख विभाग द्वारा तैयार किया जाता है तथा एक अलग दृष्टिकोण वाले विभाग द्वारा एक अनुपूरक टिप्पणी उपलब्ध कराई जाती है। इन समितियों की सिफारिश या निर्णयों पर मतैक्य होता है। इन कार्यवाहियों को संचारित किया जाता है और विभागों द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है। कुछ अन्य कार्य भी है जो सचिवालय करता है, जैसे कि निगरानी, समन्वय, नई नीति पहलों को प्रोत्साहन देना। क्या है? नई नीति पहलों को प्रोत्साहन देना। अंतर मंत्रालय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए विभागों द्वारा कैबिनेट सचिवालय को एक उपयोगी कार्यतंत्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कैबिनेट सचिव सिविल सेवाओं का शीर्ष प्रमुख होता है। सचिव अपने विभागों के विकासों के बारे में समय समय पर कैबिनेट सचिवों को सूचित करना आवश्यक मानते हैं। कार्य नियमों का आदान प्रदान भी उनसे अपेक्षा करता है कि समय समय पर कैबिनेट सचिव को विकास गतिविधियों के बारे में सूचित करते रहे, विशेषतः इन नियमों विचलन की स्थिति में। 14 पॉइंट है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों, विशेषतः भर्ती, प्रशिक्षण, जीविका वृत्ति विकास, कर्मचारी कल्याण और सेवानिवृत्ति उपरांत छूट इत्यादि से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार के समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय जवाबदेह, जन अभिमुख एवं आधुनिक प्रशासन के संवर्धन की दिशा में भी कार्य करता है। इस मंत्रालय में 3 विभाग शामिल है, जैसे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और थर्ड है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ये 3 विभाग इस मंत्रालय में है। यह मंत्रालय पूर्णतः प्रधानमंत्री के अधीन है। तीनों किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के। इसमें सहायता के लिए 1 राज्य मंत्री, 2 सचिव, 1 विशेष सचिव, 2 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव, अन्य सहायक अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग फर्स्ट। इस विभाग के अंतर्गत 6 प्रभाग है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अवस्थापना अधिकारी, सेकंड है सेवाएं और निगरानी, थर्ड है अवस्थापन, फोर्थ है प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रशासन, फिफ्थ है प्रशिक्षण, सिक्स्थ है केंद्रीय सेवाएं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भूमिका को अवधारणात्मक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। अपनी वृहत्तर केंद्रीय भूमिका में यह नीतियों के निर्माणकर्ता और सरकार के निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है, ताकि सभी मंत्रालय विभागों द्वारा भर्ती, सेवा शर्तों, प्रतिनियुक्ति एवं अन्य समृद्ध मामलों में स्वीकृत मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस लक्ष्य के लिए इस विभाग द्वारा सभी मंत्रालय विभागों के लाभ के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी भी
इसी विभाग द्वारा की जाती है। यह विभाग कार्मिक प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्रीय सरकार के सभी संगठनों को परामर्श भी देता है। इस विभाग के ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS और केंद्रीय सचिवालय सेवा ISS के लिए समग्र नियंत्रण का प्राधिकार प्रयुक्त करने की प्रत्येक जिम्मेदारी भी है। ये केंद्रीय कर्मचारी नियोजन का भी संचालन करता है, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा ग्रुप ए की केंद्रीय सेवाओं में से उपयुक्त अधिकारियों को चयनित किया जाता है और उन्हें नियतकालिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तरों पर पद नियुक्ति दी जाती है। ये विभाग विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक, पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों, प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के मामलों में को भी देखता है। ये विभिन्न विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति के मामलों को भी देखता है। यह विभाग वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति तथा भारत सरकार की कार्मिक नीतियों में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इस प्रयोजन के लिए इस विभाग में अवस्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ नियुक्तियों के सभी प्रस्तावों को ACC या कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी आवश्यक होती है तथा इन प्रस्तावों को भारत सरकार के कार्यों आदान प्रदान नियम 1961 के अधीन अवस्थापन अधिकारी द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है। इनमें बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों के लिए भी ACC की मंजूरी आवश्यक होती है और इस नियुक्तियों को भी अवस्थापना अधिकारी के माध्यम से प्रसंस्कृत किया जाता है। अवस्थापना अधिकारी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव भी होता है। ये बोर्ड केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों के संबंध में नियुक्तियों के लिए सिफारिश करता है। इसके अलावा यह बोर्ड संयुक्त सचिव उपयुक्त सूची में अधिकारियों के नामों को शामिल करने के लिए ACC को अपनी सिफारिशें देता है। अवस्थापना निगरानी केंद्रीय अवस्थापना बोर्ड का सदस्य सचिव भी होता है तथा बोर्ड का अध्यक्ष कार्मिक सचिव होता है। यह बोर्ड विदेश में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने, मंत्रालय विभागों में उप सचिव एवं निर्देशकों के पदों पर केंद्रीय सचिवालय यह बोर्ड विदेश में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने, मंत्रालय विभागों में उप सचिव एवं निर्देशकों के पदों पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने तथा संयुक्त सचिव श्रेणी से नीचे के अधिकारियों के संबंध में प्रासंगिक नियमों के अधीन समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। कैबिनेट सचिव अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कार्मिक सचिव और वित्त सचिव भी शामिल होते हैं। यह समिति विदेश में नियुक्ति तथा IAS कैडर नियम 1954 के अधीन नियुक्तियों के मामलों में अपनी मंजूरी देता है। संयुक्त सचिव और ऊपर के पदों के लिए इस समिति की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाती है। बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन के लिए सभी वरिष्ठ लोक सेवकों के कार्य मूल्यांकन को सुधारने की दृष्टि से पहली बार ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल नियमों को अखिल भारतीय सेवाओं के कार्य निष्पादन मूल्यांकन 2007 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सुरेंद्र नाथ समिति की सिफारिश के आधार पर सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के नए
प्रारूप में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की व्यापक मात्रा का महत्व दिया गया है। इस नए प्रारूप में मूल्यांकन की एक अंतःक्रियात्मक पद्धति अपनाई गई है, जिसमें मूल्यांकन किए जाने वाले अधिकारियों और मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों दोनों को शामिल किया गया है। इस प्रणाली के व्यापक ढांचे में जीविका नियोजन और प्रशिक्षण के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग, एक कार्य नियोजन के तैयारी, स्वास्थ्य परीक्षण, सांख्यिकीय श्रेणी क्रम, रिपोर्ट का प्रकटीकरण इत्यादि शामिल है। यह नई प्रक्रिया अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में पहली बार इस क्षेत्र में सर्वोत्तम भूमंडलीय प्रथा को सामने लाई है। प्रशासनिक विभाग और लोक शिकायत। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ राज्य एवं केंद्र सरकारी अभिकरणों से जुड़ी लोक शिकायतों के उपचार के लिए भारत सरकार का केंद्रीय अभिकरण है। ये विभाग दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों एवं प्रकाशनों के द्वारा सफल सुप्रशासन प्रथाओं का प्रसार करता है और उन्हें दस्तावेज के रूप में संरक्षित करता है। यह विभाग सार्वजनिक सेवा सुधारों के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमन और समन्वय के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां चलाता है। इस विभाग का मूल उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, अन्य राज्यों, संघ शासित राज्यों के प्रशासन संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ परामर्श करके एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना है और इसके लिए यह प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी, संगठन एवं पद्धति का शिकायत निपटान के द्वारा सरकारी कार्यचालन को सुधारता है और आधुनिकीकरण, नागरिक अधिकार पत्र, पुरस्कार योजनाओं, ई प्रशासन और सर्वोत्तम कार्य व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ये विभाग पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में सामान्य नीतियों के निर्माण हेतु भारत सरकार का केंद्रीय अभिकरण है तथा यह सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़ी शिकायतों के उपचार के लिए भी कार्य करता है। इस विभाग की स्थापना 1985 में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों के एक भाग के रूप में की गई थी और तभी से ये पेंशन भोगियों के लाभ हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। विभाग ने पेंशन भोगियों के कल्याण एवं व्यापक सुविधाओं के लिए पेंशन प्रशासन प्रणाली को विकसित करने की नए कदम उठाए हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।